की पोस्ट पर हमेशा पॉलिसी मेकिंग में एज अ कैप्टन मीनाक्षी सुंदरम ही रहते हैं। एमडीडीए में खासतौर पर नक्शे गायब हो जाते थे। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम नए जिले बनाएंगे। सारे डिसीजन ब्यूरोक्रेट्स ले लें, वो डेमोक्रेसी नहीं होती है। कितने हम सफल हो चुके हैं राज्य निर्माण से अब तक आ रहे थे। रोज आप नए नए प्रॉब्लम को एनकाउंटर करेंगे। एक प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया, दूसरे प्रॉब्लम आएगा, फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा, दूसरा भी सॉल्व किया, तीसरे आएंगे। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि पलायन रुकना चाहिए, सरकार भी कहती है। विकसित उत्तराखंड को भी हमको बनाना है। हमें कई सारे रोड ब्लॉक्स में मिले। उत्तराखंड के लिए दो सबसे बड़ी चुनौती क्या है? स्टेट की डेवलपमेंट में सबसे बड़ा हर्डल्स तो डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम जी हैं। उत्तराखंड सरकार की जो पूरी पॉलिसी है उसके थिंक टैंक माने जाते हैं। सर, 2025 का जो रोड मैप हम लेके चल रहे हैं, कितनी तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं उस तरफ? देखिए, सशक्त उत्तराखंड इनिशिएटिव एक हमने प्रारंभ किया था 2-3 साल पहले। एक चिंतन शिविर हुई थी मसूरी में, और उस समय 25th ईयर में हम लोगों को क्या क्या अचीव करना चाहिए उसके लिए बहुत डीपली डिस्कशन हुई थी। सारे ब्यूरोक्रेट्स उसमें थे। उसके बाद प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से उसकी कुछ एक्शनेबल पॉइंट्स कैबिनेट में लेके गए थे। वो कैबिनेट ने ओके कर दिया था। फिर उसके बाद हम लगातार उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। फिर हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आई थी। उससे पहले हमने मैकिन्जे को एंगेज किया था। हमारी पॉलिसीज को हमने बहुत रिवीजन किया था ताकि स्टेट को जो है एक इन्वेस्टर फ्रेंडली इमेज बने, अपने पॉलिसीज के थ्रू भी, अपने रिफॉर्म्स के थ्रू भी। रिफॉर्म्स भी एक बहुत बड़ा एजेंडा है जिसमें लगातार हम डी रेगुलेशन पर फोकस कर रहे हैं। जो कानून आज के डेट में इररिलेवेंट हो चुके हैं उसको रिपील करना, और डी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ एक्ट्स, और उसके अलावा कंप्लेंट्स बर्डन्स को रिड्यूस करना ताकि जो भी बिजनेस कर रहे हैं उनकी राह आसानी हो सके। ये सब उसके तहत कराया गया है। इसके अलावा 2047 का जो मैंडेट है वो नेशनल मैंडेट है, विकसित भारत। विकसित भारत। तो विकसित भारत जो मैंडेट है उसके तहत विकसित उत्तराखंड को भी हमको बनाना है। लगभग हर स्टेट को ये मैंडेट दिया हुआ है। तो उसके तहत भी हमने होमवर्क करना शुरू कर दिया है। 2047 में हम लोग कहाँ पहुँचना चाहते हैं, उसके लिए कुछ इकोनॉमिक्स के मेजरेबल पैरामीटर्स को आज हम लोग कहाँ खड़े हैं और 2047 में कहाँ खड़ेंगे, उसमें कुछ इंटरमीडिएरी टारगेट्स भी फिक्स कर रहे हैं। 2030 में कहाँ पहुँचना चाहिए, 35 में, 40 में, और 40 शॉर्ट गोल्स, शॉर्ट मेजरेबल गोल्स, उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपका जो एक्सपर्टीज है वो पावर सेक्टर में भी है, एनिमल हस्बेंड्री हो, यानी जो पहाड़ की जो लाइफ लाइन कही जाती है, लोगों के छोटे छोटे उद्योग की बात हो, उन्हें एम्प्लॉयमेंट से जोड़ने की बात हो। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि पलायन रुकना चाहिए, सरकार भी कहती है। जो आपकी विशेषज्ञता इन क्षेत्रों में है, किस तरह से वो हम ग्राउंड पे देख रहे हैं? देखिए, मैं एक जनरलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का हूँ, जिसमें हम कभी किसी विभाग को देखते हैं, कभी दूसरे विभाग को देखते हैं। ऐसे देखते देखते कई सारे विभागों के हमें बेसिक आइडिया मिल जाता है। एनिमल हस्बेंड्री की बात आपने कही। एनिमल हस्बेंड्री तो क्योंकि मेरे बेसिक ग्रेजुएशन भी एनिमल हस्बेंड्री में है, तो इसलिए मुझे कुछ सब्जेक्ट नॉलेज भी उसमें था। तो अन्य डिपार्टमेंट्स हैं उसमें हम लोग अपने रोल्स में रहते रहते काफ़ी कुछ सीख लेते हैं। एनर्जी की मैं बात करूं तो हम एनर्जी सरप्लस स्टेट हो सकते थे, होना चाहिए था, होने का विजन था, लेकिन हमें कई सारे रोड ब्लॉक्स में मिले। तो अभी भी हम लोग एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। हमको ऊर्जा के लिए अन्य प्रदेशों से खरीदने की निर्भरता अभी भी है। तो उसको जल्दी दूर करने के लिए हमने अपने पॉलिसीज़ पर बहुत अमूलचूल परिवर्तन किया है। स्मॉल हाइड्रो पावर पॉलिसी को रिवैम्प किया है, पंप स्टोरेज प्लांट पॉलिसी ले आए हैं, जियो थर्मल एनर्जी पॉलिसी ले आए हैं। अभी हाल ही में हम कुछ थर्मल पावर प्लांट भी स्टार्ट करने के लिए हमने बिड किया है। न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर के ज़मीन की तलाशी की जा रही है। सोलर पावर के एक बड़ी अग्रेसिव पॉलिसी लाए गए थे जिसके तहत 2000 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया था। इस तरीके से हम लोग कई सारे फ्रंट में एनर्जी को एड्रेस करने की कोशिश में है, क्योंकि एनर्जी केवल हमारी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स के लिए नहीं, हम अपने इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टेट बनना, और हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स यहाँ आए हैं, उसकी तहत नौकरियाँ जनरेट हो जाए, ये भी टारगेट हमारा तभी पूरा हो सकेगा जब हमारे पास एनर्जी की सेल्फ सफिशिएंसी हो। आपके हाथ में इस वक्त एक ऐसी कमान है जो हर आदमी का सपना होता है, आवास का। हर गरीब हो या अमीर हो, मिडिल क्लास हो, आवास उसे चाहिए। सर पे छत हो,
उसको लेकर मीनाक्षी सुंदरम क्या सोचते हैं कि जो लोअर क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, अपर क्लास की छोड़ दीजिए, तो जो ये बाकी के चंक हैं, इन्हें अपना घर मिले, उसके लिए किस तरह से आप पॉलिसी बना रहे हैं? हमारा ऑलरेडी हाउसिंग पॉलिसी कैबिनेट से क्लियर हो चुका है, उसको नोटिफाई हम लोग कर चुके हैं। आज के डेट में जो डेवलपर्स हैं वो चूँकि ज़मीन की दाम जो है महंगा है, और केवल उत्तराखंड के शहरों में नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के हर शहर में ज़मीन की दाम बहुत महंगे हो रहे हैं। तो इसलिए डेवलपर के पास एक लिमिटेशन है कि वो उच्च आय वर्ग के मकान बनाते हैं, या मैक्सिमम हो गया तो मध्यम आय वर्ग के लिए बनाते हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के थोड़ा बहुत मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन जाते हैं, लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास है और LIG है, लो इनकम ग्रुप, इनकी मकान आमतौर पर नहीं बनती है। तो हमने अपनी हाउसिंग पॉलिसी में उसको एड्रेस करने की कोशिश करी है। जो भी डेवलपर इन प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करेंगे उनको हमने काफ़ी सारे रियायतें दिया है, यहाँ तक कि इवन अगर भू उपयोग एग्रीकल्चर है, आप इन आय वर्गों के लिए मकान बनाते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली लैंड यूज कन्वर्शन करा के दे दिया जाएगा, उसके लिए कोई शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। तो अब इसकी व्यापक पब्लिसिटी हम लोग कर रहे हैं। आवश्यकता उत्तराखंड में तो है ऐसे मकान बनाने की, डेफिनेटली। एक हमने अलग से हाउसिंग सर्वे भी इनिशिएट किया है, उसको एक एजेंसी कर रहे हैं, हाउसिंग डिमांड फोरकास्ट सर्वे। ये हर शहर का हम लोग सर्वे कर रहे हैं, किस आय वर्ग के लिए कितने मकान अभी अवेलेबल है और कितने मकान की और जरूरत, नीड्स असेसमेंट। उसके बेसिस पर भी हम लोग अपने भविष्य की पॉलिसीज को तैयार करें। ये कब तक रिपोर्ट आ जाएगी? ये हमारा 3-4 महीने में रिपोर्ट आ जाएगी। अच्छा, एक सवाल है, डेवलपर्स अगर आते हैं उत्तराखंड, तो जिस तरह से सिंगल विंडो सिस्टम की बात की जाती है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस होना चाहिए, टेबल कम होनी चाहिए, टाइम कम लगना चाहिए, इससे करप्शन भी कम होता है और टाइम भी बचता है, इसको लेकर कितना फोकस है आपका? हमने जो ईज ऐप बनाया है, बल्कि मैं मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी का वाइस चेयरमैन था 2012 से लेकर के 17 तक। उस समय पर हमने सबसे पहले ऑनलाइन मैप अप्रूवल सिस्टम लागू किया था। उससे पहले यहाँ पर MDDA में खासतौर पर नक्शे गायब हो जाते थे। नक्शे सबमिट किया और नक्शे जो है सबमिट करने वाले व्यक्ति बताते थे कि मैंने सबमिट किया है, प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, और स्टाफ का रिप्लाई होता था कि इन्होंने सबमिट किया ही नहीं है। अब एवरीथिंग इज ट्रेसेबल, जो भी सबमिट कर रहे हैं कोई नहीं कर सकता है, ऑनलाइन, 100% ऑनलाइन। और किसी के यहाँ अगर रुकता है तो भी मालूम पड़ जाता है किसके यहाँ कितने दिन रुके हैं। तो इस वजह से ट्रांसपेरेंसी उसमें आ गया है। और हमने राइट टू सर्विस एक्ट के तहत टाइमलाइंस भी फिक्स किए हुए हैं, और कुछ टाइमलाइंस में अगर नहीं हुआ तो उसमें डीम्ड अप्रूवल का भी प्रोविजन है। इसी तरीके से जितने भी NOCs लेनी है तो उन NOCs के नंबर्स भी काफ़ी रिड्यूस कर दिया गया है। और ईज ऐप में अभी और रिफॉर्म्स हम लोग करने वाले हैं, उसमें यहाँ तक कि इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करने का भी कुछ जो स्क्रूटिनी होते हैं, जो क्रूशियल स्क्रूटिनी नहीं है, वहाँ पर उसको भी यूज करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी हम लोग यूज करेंगे, ये भी प्लान है। अच्छा, आपने भी, मैंने पढ़ रहा था कहीं पर कि प्री अप्रूव्ड मैप्स भी अब आप जो है उसे करेंगे, लोगों को देंगे, उससे कितना फायदा होने वाला है लोगों को? देखिए, आमतौर पर नक्शा बनाने के लिए आर्किटेक्ट के ऊपर डिपेंडेंसी होती है। अब एक आदमी अगर कोई ग्रुप हाउसिंग बना रहे हैं, बड़े डेवलपर हैं, या कुछ उच्च आय वर्ग के लोग हैं, अपना मकान बना रहे हैं, बड़ा वाला मकान बना रहे हैं, वो तो आर्किटेक्ट के सर्विसेज लेते ही हैं, उनके लिए कोई परेशानी नहीं है। लेकिन छोटा आदमी बहुत छोटा सा मकान बना रहे हैं, उसकी नक्शा बनाने के लिए आर्किटेक्ट के ऊपर निर्भरता 100% क्यों होना चाहिए? कुछ ऐसे इजी वे भी होना चाहिए जिससे कि वो उस निर्भरता के बगैर ही इसको कर पाए। तो इसलिए जो प्री अप्रूव्ड मैप्स जो है हम लोग डाल रहे हैं, उन मैप्स में से अगर किसी को सेलेक्ट किया है तो उनको अप्रूवल प्रोसेस से गुजरने की ज़रूरत नहीं होगी। उसकी केवल डेवलपमेंट चार्जेस जमा करके सेल्फ सर्टिफिकेशन के माध्यम से उसको क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम नए जिले बनाएंगे देहरादून को, और हम विस्तार देंगे ताकि जो हमारा आबादी बढ़ रही है वो सुकून से ट्रैफिक किया जा सके। आपका क्या रोड मैप है इसको लेकर, क्या विजन है? देखिए, नए शहर बनाने को लेकर के काफ़ी होमवर्क यहाँ पर हुआ है। लगभग 22 प्लेसेस आइडेंटिफाई किए गए थे जहाँ पर पोटेंशियल है, लेकिन रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स होगी तो
हम तो छोटी स्टेट हैं, बड़े स्टेट भी एक साथ 20-22 नए शहर तो नहीं बनाते हैं, स्टेजेस में हमें करना चाहिए। अभी हम लोग एक स्पेशल टाउनशिप प्रमोशन पॉलिसी ले आ रहे हैं, वो जल्दी आ जाएगा हमारे अक्टूबर नवंबर में, कैबिनेट से अगर क्लियर हो जाता है तो उसके बाद हम ये मौका प्राइवेट डेवलपर्स को भी देंगे। ऑफकोर्स जो गवर्नमेंट डेवलपर्स हैं, जैसे गवर्नमेंट डेवलपर्स में डेवलपमेंट अथॉरिटीज आ जाते हैं, आवास विकास परिषद आ सकते हैं, और सिडकुल, यूआईडीबी, ऐसे लोग भी स्पेशल टाउनशिप बना सकते हैं। उसमें काफी सारे हम क्या रहेगा सर, उसका क्या रूपरेखा क्या है? हाँ देखिए, अभी मैं रूपरेखा इसलिए नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि अभी ये प्रोसेस में है। ओके। अब ये वित्त विभाग और अन्य नहीं, मतलब परामर्शी आम विभागों में आदमी को जाएगा। किस तरह से फायदा होगा इसका? आम आदमी को कोई फायदा नहीं डायरेक्टली होगा, इनडायरेक्टली फायदा होगा। इनडायरेक्टली फायदा इन द सेंस कि जब आपकी हाउसिंग स्टॉक्स बढ़ जाएंगे जी जी। तो हाउसिंग की प्राइस जो है नीचे गिरेगी, आएगा, हाँ। नीचे आएगा। हाँ। जब आपके बहुत कम प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं तो वो महंगे कीमत भी बढ़ती होते है। हैं, और जब ज्यादा प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे तो नेचुरली कीमत नीचे आएगा। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, आखिर में चलते थे कि जो उत्तराखंड का विकास की हम बात करते हैं कि 2025 में हम आ गए, 25 साल का हमें सफर तय कर लिया है। कितने हम सफल हो चुके हैं राज्य निर्माण से अब तक आने थे? एज अ ब्यूरोक्रेट के चश्मे से अगर हम देखें, आपके अनुभव से देखें, तो उत्तराखंड कहाँ खड़ा है? मैं उत्तराखंड का पहला आईएएस अधिकारी हूँ। 2000 में स्टेट बना था, 2001 मेरा बैच है। स्टेट बनने के बाद पहली बार स्टेट में ज्वाइन करने वाला ऑफिसर हूँ मैं। इस स्टेट की जो जर्नी है उसको मैं शुरुआत से देखते आ रहा हूँ, और केवल आंकड़ों पे अगर हम लोग गौर करें तो काफ़ी हम लोग आगे गए हैं। जैसे उस दिन स्टेट का जो क्रिएशन था, उस समय हमारा जो जीएसडीपी था, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, ये हमारे 18,000 करोड़ थे। आज हम लोग 3,62,000 करोड़ पे पहुंच गए हैं। बहुत तेजी से हमने डेवलप किया है। आप हर आंकड़े को देख लीजिए, गरीबी का गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या उस दिन क्या थी, आज क्या है। एम्प्लॉयमेंट रेट उस दिन क्या थी, आज क्या है। पर कैपिटा इनकम उस दिन क्या थी, आज क्या है। तो आपको अपने आप में पता चल जाएगा। टैक्स रेवेन्यू सरकार का, जी, जी, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, बिल्कुल, कि हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। तो उसमें भी बहुत तेजी से इम्प्रूवमेंट हुआ है। सरकार का बजट साइज देख लीजिए, उस दिन क्या था, आज क्या है। काफ़ी हम लोगों ने इम्प्रूव किया है, लेकिन और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश भी है, ज़रूरत भी है। अच्छा, अब एक सवाल और कर लेते हैं कि गैरसैंण को लेकर जिस तरह विधानसभा भरारीसैंण बनी हुई है हमारी, बात ये हो रही है कि वहाँ पर अगर ब्यूरोक्रेट्स जाते हैं तो बड़ी उनको समस्याएं होती हैं, मतलब लोग जाना नहीं चाह रहे हैं। आप तो राज्य बनने से लेकर और अब तक का देख रहे हैं, क्या लगता है कि वाकई अगर भरारीसैंण में स्थायी वहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स बैठे, कोई समस्या आने वाली है इसमें कि थोड़ी समय के लिए वहाँ बैठा जाए, अगर लोगों को भी लगेगा और फीलिंग्स भावनाएं पहाड़ की है वो भी पूरी होंगी? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो ब्यूरोक्रेसी को डिसीजन नहीं लेना चाहिए, निर्वाचित सरकार को ही डिसीजन लेना चाहिए। यही डेमोक्रेसी है। सारे डिसीजन ब्यूरोक्रेट्स ले लें, वो डेमोक्रेसी नहीं होती है। तो निर्वाचित सरकार जो डिसीजन लेगा, ब्यूरोक्रेसी तो उसको कंप्लाई करते हैं। अच्छा सर, मैं आपको शुरू से देख रहा हूँ, सरकार कोई भी रही हो, मुख्यमंत्री कोई भी रहा हो, की पोस्ट पर हमेशा, यानी कि आप कह लीजिए पॉलिसी मेकिंग में एज अ कैप्टन मीनाक्षी सुंदरम ही रहते हैं। क्या टैलेंट ऐसा है? हर सीएम जो है कहता है कि हमारे जो थिंक टैंक का जो टीम का कैप्टन होगा वो मीनाक्षी सुंदरम होगा। ऐसा क्या टैलेंट है? ऐसा कुछ नहीं है। मैं, मेरे हिसाब से ब्यूरोक्रेसी के हर पोजीशन की पोजीशन है, कोई ऐसा पोजीशन ही नहीं है। मैंने आपको हमेशा टॉप पे देखा। अब जैसे पशुपालन के आपने बात करी, पशुपालन विभाग में मैं 5 साल रहा हूँ। बहुत ज़्यादा की पोस्ट नहीं माना जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से वो भी की पोस्ट, उसको मैं साइडलाइन पोस्ट नहीं मानता हूँ। हर पोजीशन की पोजीशन ही है। उत्तराखंड के लिए दो सबसे बड़ी चुनौती क्या है? करप्शन या कि यहाँ के ड्रग्स और यहाँ पर जो क्राइम रेट है? उत्तराखंड के लिए चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस तो सारे ही हैं। चैलेंजेस, हमारी एवरीडे लाइफ चैलेंजेस के थ्रू ही गुजरता है। हर रोज आप नए नए प्रॉब्लम को एनकाउंटर करेंगे। एक प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया, दूसरे प्रॉब्लम आएगा, फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा, दूसरा भी सॉल्व किया, तीसरे आएंगे। तो इसलिए चैलेंजेस से भरा हुआ है इंसान की जिंदगी, और रोज रोज ही हमको चैलेंजेस। स्टेट के डेवलपमेंट में हर्डल्स कौन कौन से हैं? स्टेट की डेवलपमेंट में सबसे बड़ा हर्डल्स तो स्टेट के जो डिसास्टर्स हो रहे हैं फ्रीक्वेंटली, ये सबसे बड़ा हर्डल्स मैं मानता हूँ।
और हमको डिसास्टर रिसाइलियंस के ऊपर काफ़ी फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्लाइमेट हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन क्लाइमेट की प्रिडिक्शन करें हम, डिसास्टर मिटिगेशन मेजर्स करें, जिससे कि हमारे बहुत अच्छे परिसंपत्तियाँ हम लोग बनाते हैं उसको नुकसान ना पहुंचाया जाए, और स्टेट की टूरिज्म वाले जो इमेज है उस पर चोट ना पहुंचाई जाए, और डिसास्टर रेस्पॉन्स भी, डिसास्टर होने के बाद हमारा रेस्पॉन्स क्या है, इन सब में हम लोगों को काफ़ी फोकस करने की ज़रूरत है। इस साल की मानसून ने कई प्रकार से हमारी आंखें खोल दी, क्योंकि नॉर्मली एक मानसून में एक बड़े डिसास्टर आता था, इस बार मल्टीपल आ गए हैं, और लगभग अगस्त सितंबर 2 महीने हमें बहुत चुनौतीपूर्ण रहा। सरकार का कामकाज कितने पीछे चला जाता है इन सब चीज़ों से? डेफिनेटली हम अगर कोई फायर फाइटिंग वाला सिनेरियो आता है तो आप क्या करते हैं, नॉर्मल काम को छोड़ देते हैं, फायर फाइटिंग में लग टॉप जाते प्रायोरिटी हैं। पे हो जाता है। तो फायर फाइटिंग से जो नुकसान हुआ, आपके जो कीमती टाइम किसी भविष्य की प्लानिंग में लगनी चाहिए थी, वो उसके बजाय आप फायर फाइटिंग में लगाते हो, तो उसकी भी थोड़ा फोकस लूज करने की चांसेस है। तो इसलिए ये डिजास्टर रिसाइलियंस आज के डेट में मैं सरकार का टॉप प्रायोरिटी मानता हूं।